नमस्कार दोस्तों। हम बंगाल में औपनिवेशिक शासन की स्थापना करवा चुके हैं और 1765 तक की बातें कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे किस तरह से द्विध शासन भारत में स्टार्ट हुआ, स्पेशली बंगाल में स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो हमारा आज का टॉपिक रहेगा बंगाल में द्विध शासन। डायरकी, बंगाल में द्विध शासन। ठीक है, इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम। सबसे पहले इसका परिचय करेंगे, और उसके बाद में द्विध शासन की जरूरत क्यों पड़ी, शासन ही क्यों। ठीक है, और तीसरा पॉइंट इसके दोष क्या रहे। ठीक है, ये पढ़ेंगे। और ये रहता है 1765 से 1772 तक। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें हम पढ़ेंगे कि द्विध शासन परिचय में पढ़ेंगे, द्विध शासन एक प्रकार से आरंभ कैसे हुआ, इसका आरंभ कैसे हुआ, और दूसरा द्विध शासन होता क्या है, क्या या है क्या, और ये दो बिंदु देखेंगे हम यहाँ पे द्विध शासन के अंदर। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात देखिए विद्यार्थियों, हुआ क्या था। मैं एक सबसे पहले हेडिंग दे देता हूँ, परिचय। परिचय, ये द्विध शासन का प्रश्न प्री परीक्षाओं की बजाय मेंस में ज़्यादा अच्छे से बनता है। फिर भी प्री में भी जब बनता है ना, तो बड़ा डिस्क्रिप्टिव प्रश्न बनता है, एक एनालिटिकल प्रश्न बनता है। फैक्ट में तो क्या, 3 फैक्ट ही है द्विध शासन में। कब से कब तक, तो 65 से 72 तक क्लाइव ने लागू किया और हेस्टिंग्स ने ख़त्म किया। दूसरा सवाल इसका बनता है, वो बनता है आपकी कि द्विध शासन का जनक, शब्द का जनक किसको कहा जाता है, लियोनेल कॉर्टेस को कहा जाता है। तो इसमें भी कोई विशेष बात नहीं है। ठीक है, तो और द्विध शासन बंगाल में लागू हुआ था, दूसरी बार वापस 1919 के अधिनियम में द्विध शासन भारत भर में देखा गया। तो 3-4 फैक्ट ही है इसमें, बट डेस्क्रिप्टिव प्रश्न जब बनता है तो बहुत अच्छा प्रश्न आता है इसका। ठीक है, अब मैं बात को शुरू करने जा रहा हूँ। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा कि इलाहाबाद की संधि और उससे पहले 20 फरवरी को निजामत मिली और 12 अगस्त को इनको है वो दीवानी शक्तियाँ प्राप्त हुई। तो बंगाल की अब दोनों शक्तियाँ इनके पास में आ गई। पहले क्या सिस्टम था, देखो बंगाल में पहले सिस्टम क्या था ये समझिए आप। 1765 से पहले क्या सिस्टम था। 1765 से पहले देखो, एक तो था मुगल बादशाह, मुगल बादशाह था, और एक था आपके नवाब। ठीक है, अब क्या होता था कि मुगल बादशाह के पास में बंगाल की कौन सी शक्तियां थी, दीवानी शक्तियां थी, और नवाब के पास में कौन सी शक्तियां थी, प्रशासनिक शक्तियां, जैसे हम निजामत कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सिस्टम चल रहा था। इससे भी पहले अगर अपन जाएं, इस निज़ाम से भी पहले, तो हम ये देखते हैं कि मुर्शिद कुली खान से पहले सूबेदार होता था और एक दीवान होता था। सूबेदार निजामत देखता था और दीवान आपके दीवानी की शक्तियाँ देखता था। मुर्शिद कुली खान के पास में ये दोनों ही पद आ गए थे। ठीक है, तो मुर्शिद कुली खान दीवानी और निजामत दोनों शक्तियाँ इसके पास में थी। ठीक है, आगे देखिए क्या हुआ। फिर दीवानी और निजामत एक हो गए, और उसके बाद में जब 1765 के अंदर 64 में ये बक्सर का युद्ध हारे,
तो उसके बाद में वापस इन्होंने क्या किया, दीवानी शक्तियाँ जो है वो 12 अगस्त को ले ली, और निज़ामत की जो शक्तियाँ थी वो पहले ही ले ली 20 फरवरी को। ठीक है, तो इस तरह से जो काम 1765 से पहले इस प्रकार से चल रहा था, अब ये दोनों की दोनों शक्तियाँ किसके पास में आ गई थी, दोनों शक्तियाँ कंपनी के पास में आ गई थी। अब कंपनी के पास में जब नए अधिकार आए, नए दायित्व आए, तो अब कंपनी का जिम्मेदारी, अधिकार आए तो कंपनी की जिम्मेदारी ये थी कि वो अपने दायित्वों का ठीक तरीके से निर्वहन करें, और बंगाल में जो उनको नया नया प्रांत मिला था उसमें प्रशासनिक व्यवस्था को बढ़िया तरीके से लागू करें, और इस हेतु क्लाइव है वो भारत आया था। ठीक है, अब यहाँ पे दो चीज़ें थी क्लाइव के सामने। यहाँ तो बंगाल के ऊपर प्रत्यक्ष शासन स्थापित कर दें, डायरेक्ट यूँ कहिए कि नवाबी ववाबी ख़त्म करके सारी शक्तियाँ बंगाल के गवर्नर के पास में दे दें। एक तो ये ऑप्शन था। दूसरा ऑप्शन ये था कि उत्तरदायित्व किसी और का तय करें और पावर किसी और के पास में रहे। अब उत्तरदायित्व और पावर, ये दोनों चीज़ें क्या होती है, लोक प्रशासन में एक बड़ा सामान्य सा नियम है कि जो व्यक्ति प्रशासन में जितना ज़्यादा पावरफुल होता है, जितनी ज़्यादा प्रशासन की शक्तियाँ उसके पास में होती है, उसके उतने ही ज़्यादा उत्तरदायित्व होते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए उसको पावर दी गई ताकि पावर का उपयोग करके वो रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन कर सके। लोक प्रशासन ये कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत सारी दी जाए और पावर अगर नहीं दिए तो रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट नहीं हो पाएगी। क्यों? क्योंकि लोग हैं या उसके अधीनस्थ हैं, उसके नियम को नहीं मानेंगे, क्योंकि नियम मनवाने के लिए थोड़ा पावर का यूज़ करना पड़ता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक हो, पावर कम हो, तो प्रशासनिक सिस्टम फेल हो जाएगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की कोई चीज़ नहीं हो और पावर बहुत अधिक दे दिए जाए तो आदमी तानाशाह हो सकता है, क्योंकि उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तीसरी बात ये आती है कि जब आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है और साथ में अगर पावर है, बट इन दोनों में अगर मिसमैच है, तो प्रशासन के अंदर गड़बड़ी होनी तय है। तो एक बहुत सामान्य सा सिस्टम है ये। ठीक है, इसे पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी सिस्टम बोलते हैं हमारे लोक प्रशासन में। जैसे कलेक्टर है, अब जिला कलेक्टर के पास में बहुत सारे पावर होते हैं, हम कहते हैं ना कि बहुत ताकतवर पद है, प्रभाव रहता है, पावर है उसके पास में, तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत होती है। जिले के पूरे को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके पास में होती है। दूसरी तरफ हमारा जैसे शिक्षक वर्ग है। अब शिक्षक वर्ग के पास में बच्चों को पढ़ाने के, शिक्षक वर्ग के पास में कोई पावर नहीं, वो बच्चे की टीसी भी नहीं निकाल सकता, तो सामने रिस्पॉन्सिबिलिटी भी कुछ नहीं है। ठीक है, बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी है, अगर वो भी निठल्ला होकर बैठ गया तो वो भी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं भी करेगा ना, तो भी सरकार उसका कुछ नहीं कर सकती। तो जितना पावरफुल पोस्ट होगी उतनी ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी अधिक होती है। अब प्रधानमंत्री है, अब प्रधानमंत्री हम कहते हैं कि भारत का सबसे पावरफुल आदमी है, तो साथ में ये भी तो देखो उसके ऊपर आज 1.5 अरब की जनता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसके ऊपर भारत की हर घटना की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कहने का मेरा मतलब ये होता है कि प्रशासन के अंदर आपके यूँ कहिए कि ये दोनों चीज़ें, रिस्पॉन्सिबिलिटी और दायित्व, उत्तरदायित्व, और शक्ति, ये दोनों एक साथ समान होनी जरूरी है। बिना शक्ति के उत्तरदायित्वों का निर्वहन नहीं होगा, और बिना उत्तरदायित्वों के शक्ति जो है वो तानाशाह पैदा कर सकती है। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब क्लाइव जब 1765 में उसको बंगाल मिला, तो क्लाइव क्या चाहता था? क्लाइव चाहता था कि शक्ति तो उसके पास में रहे। शक्ति किसके पास में रहे? क्लाइव के पास में, मतलब कंपनी के पास में। और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको है? नवाब के पास में डाल दो या भारतीयों के ऊपर डाल दो। प्रशासन का ये जो दोहरा चरित्र होता है, इसे ही द्वैध शासन कहते हैं। जब रिस्पॉन्सिबिलिटी विहीन पावर, उत्तरदायित्व विहीन शक्तियों का यूज करना। अब बंगाल में जो भी घटना हो रही थी उसकी जिम्मेदारी थी नवाब की, और शक्तियां सारी किसके पास में थी? कंपनी के पास में। अब अगर कोई दंगा हो गया, अब दंगा हो गया तो जिम्मेदारी नवाब की, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। दंगों के दमन की जिम्मेदारी है क्लाइव की, अगर वो करे या ना करे उसकी इच्छा है।
टैक्स वसूलना करना, ये सारा काम होगा नवाब का और भारतीयों का, ये उत्तरदायित्व उनका। लेकिन अगर कोई टैक्स नहीं देता है तो शक्ति किसके पास में है? कंपनी के पास में, यूज करें ना करें। तो कहने का मतलब ये था कि पावर किसी के पास में और रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और के ऊपर। सरकार इस स्तर की जो लेवल का जो होता है उसे दोहरा शासन बोलते हैं। ये शब्द बेसिकली 1920 में आया, उससे पहले शब्द भी नहीं था। यह शब्द लियोनेल कॉर्टिस ने अपनी पुस्तक डायआर्की में 1920 में दिया था। उससे पहले द्वैध शासन जैसा शब्द नहीं था, मतलब वर्ड नहीं था। कंसेप्ट तो था ये दोहरा शासन, बट इसके लिए द्वैध शब्द नहीं था। ये शब्द बहुत बाद में लियोनेल कॉर्टिस ने दिया था, ठीक है ना। तो हम कहते हैं ना कि द्वैध शासन था, तो द्वैध शासन शब्द तो बाद में आया है, लेकिन यह अवधारणा उस समय लागू हो चुकी थी, ठीक है ना। तो द्वैध शासन भारत में जो है पहली बार 1765 में लागू कर दिया गया था, क्योंकि उस समय वो दोहरा शासन था, नाम नहीं था, नाम बाद में आया, ठीक है ना। जैसे हम कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, या कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, या कहते हैं बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी शब्द तो भले 1987 में आया, 1987 में शब्द आया, 1980 के आसपास बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी शब्द चल गया था। इसका मतलब ये थोड़ी है कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी भारत में 1980 से पहले नहीं थी, पहले थी, बट उसके लिए पर्टिकुलर शब्द इस समय यूज हुआ। इकोलॉजी है या इकोसिस्टम है, टांसले वगैरह के, थॉमसन के जो नाम है, ये इन्होंने शब्द बाद में दिए, कंसेप्ट तो पहले से ही था। तो द्वैध शासन शब्द बाद में आया, कंसेप्ट बहुत पहले से ही था। तो क्लाइव ने क्या किया, शक्तियां सारी कंपनी के पास में रखी और जिम्मेदारी पूरी की पूरी नवाब और भारतीयों पर डाल दी। शासन के इस रूप को हम द्वैध शासन कहते हैं। अब क्लाइव ने ऐसा क्यों किया, या यूं कहिए कि कंपनी ने ऐसा क्यों किया द्वैध शासन, तो उसके पीछे कई कारण थे। जैसे कंपनी के पास में इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, इतने लोग भी नहीं, कंपनी में इतने कर्मचारी भी नहीं थे कि वो टैक्स वसूलने का काम करे। हजारों कर्मचारी चाहिए होंगे, हर गांव में कर्मचारी चाहिए होंगे। जो थे उनको भाषा का ज्ञान नहीं था, लोक व्यवहार का पता नहीं था, रीति रिवाजों का पता नहीं था। जब तक आपको इन चीज़ों का पता नहीं होगा तब तक आप प्रशासन का संचालन नहीं कर सकते। अंग्रेज़ों को अंग्रेजी के अलावा कुछ नहीं आता था। साथ साथ में उनको ये भी पता था कि अगर हम पावर और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों रखेंगे, मतलब सत्ता को अगर हड़प लेंगे, तो संभव है कि भारतीयों में उपद्रव हो कर दे, वो विद्रोह कर दे जनता, क्योंकि हमारे नवाब को कैसे हटा दिया। हो सकता है कि नवाब भी, या यूँ कहिए कि ये विदेशी शक्तियाँ उसके खिलाफ हो जाए। संभावना ये भी थी कि यूरोप, डच और फ्रांसिस जो बंगाल में थे, जो नवाब को तो टैक्स देते थे, वो कंपनी को टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर भी इस प्रकार के विलय के खिलाफ था। तो कई सारी चुनौतियाँ थी। तो क्लाइव ने क्या किया, क्लाइव को शासन रखना भी था और नहीं भी रखना था। नहीं क्यों रखना था वो भी मैंने बता, रखना क्यों था, रखना तो था ही क्योंकि इससे ही तो रेवेन्यू बढ़ेगा। इसलिए उसने क्या किया कि दोहरा शासन कर दिया। दुनिया देख रही थी कि नवाब शासन चला रहा है, और वास्तव में पीछे से जो लगाम थी वो किसके पास में थी, क्लाइव के पास में थी, अर्थात कंपनी के पास में थी। इस शासन व्यवस्था को हम द्वैध शासन कहते हैं, ठीक है। तो इस बात को हम अभी लिखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। परिचय आरंभ कैसे हुआ। फरवरी 1765 में निजामत व अगस्त 1765 में दीवानी शक्तियां मिलने के बाद कंपनी बंगाल की वास्तविक शासक बन गई थी। वास्तविक शासक बन गई थी। अब कंपनी की जिम्मेदारी थी कि वे
बंगाल में प्रशासन व आर्थिक व्यवस्था का संचालन करें, संचालन करें। ठीक है, तो बंगाल में वास्तविक शासक बन गई कब? 1765 के अंदर। और फिर जब आपके पास में कोई प्रांत आता है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अब उसमें एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम, क्योंकि अब नवाब के पास में कुछ था नहीं। नवाब ने निजामत तो बेच दी थी 53 लाख रुपए में, और दीवानी बेच दी थी, शाह आलम ने बेच दी या बिचवा दी गई, जो भी था। अब पूरी जिम्मेदारी क्लाइव की थी, या यूं कहिए कि कंपनी की थी, कि किस तरह से शासन संचालन करें। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, क्लाइव, अब मैं क्लाइव लिखूंगा, आप कंपनी समझ लेना। क्लाइव बंगाल में पूर्ण रूप से ब्रिटिश या कंपनी का शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे। क्योंकि देखो, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। पूर्ण रूप से कंपनी का शासन स्थापित नहीं करना चाहते थे बंगाल में। पूर्ण रूप से कंपनी के शासन का मतलब ये हुआ कि नवाबी खत्म करना। देखो, इसका मतलब भी मैं यहां लिख लेता हूं। पूर्ण रूप से शासन का मतलब क्या होता है? नवाबी समाप्त करना, जो कि 1775 में पूर्ण रूप से भी हो गया। नवाबी समाप्त करना और सभी प्रकार की शक्तियां व उत्तरदायित्व का निर्वहन कंपनी द्वारा करना। ठीक है ना, ये दो बातें होती हैं तो उसे हम कहते हैं पूर्ण रूप से कंपनी का शासन। ये तो करना नहीं चाहता था, ध्यान रखना, ये किया नहीं था, ये करना ही नहीं चाहता था वो। न तो वो नवाबी समाप्त करना चाह रहा था, इसलिए तो नज़्मुद्दौला को और उसके बाद में मुबारकुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, ये नवाब इसलिए तो बनाए थे कि वो नवाबी समाप्त नहीं करना चाहता। और सभी प्रकार की शक्तियां तो वो रखेगा, लेकिन उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर डालना चाह रहा था? नवाब के ऊपर। उत्तरदायित्व तो किसके ऊपर? नवाब के ऊपर डालना चाह रहा था। तो इस प्रकार आप ऐसे समझिए कि क्लाइव बंगाल में पूर्ण रूप से कंपनी का शासन स्थापित करना नहीं चाहता था। ये सिस्टम नहीं चाहता था। क्योंकि अब इस क्योंकि को मैं अगली स्लाइड पे ला रहा हूं, इसी में लिख लेते हैं। क्योंकि अब सबसे बड़ी बात देखिए, ऐसा क्यों चाहता था क्लाइव? तो सबसे बड़ी बात ये थी, इस जगह आएगा नहीं, अपन है ना अलग स्लाइड में आ रहे हैं। क्योंकि पहला बिंदु देखिए, एक तो कंपनी के पास में मानव संसाधन की कमी थी। कंपनी के पास मानव संसाधन की कमी मतलब कर्मचारियों की कमी थी। अब इतने ज़्यादा उसके पास में कर्मचारी भी नहीं थे कि वो पूरे बंगाल का प्रशासन अच्छे से संभाल सके, कमी थी। और जो कर्मचारी थे उन्हें भाषा, लोक व्यवहार, क्योंकि देखो जनता के आचरण का भी पता होना चाहिए हमें, लोक व्यवहार, रीति रिवाजों का ज्ञान नहीं था। अब अगर ऐसी स्थिति होती है और हम अगर पूरा प्रशासन हाथ में ले लेंगे
तो डेफिनेटली वो प्रशासन का संचालन कौन करेगा, जबकि कर्मचारियों को तो भाषा भी नहीं पता, वो कैसे जाके टैक्स मांगेंगे। बहुत ज़्यादा ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए थे, वो इनके पास में उस समय नहीं थे। तो एक तो कारण ये था कि वो पूर्ण रूप से बंगाल में कंपनी शासन स्थापित नहीं करना चाह रहे थे। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो चीज़ थी वो ये थी कि अगर वो पूर्ण रूप से शासन स्थापित करते हैं तो संभव है कि अन्य यूरोपियन शक्तियाँ संगठित हो सकती थी। ठीक है, मतलब ये हुआ कि फ्रांस, हॉलैंड, उधर यूरोप में वो सारी शक्तियाँ संगठित होके और ब्रिटेन से शिकायत कर सकती थी कि आपने भारत में इस तरह से राजनीतिक शक्तियाँ स्थापित की, अब हम भी करेंगे। तो हो सकता है कि ब्रिटिश संसद उसमें हस्तक्षेप कर ले, और अगर ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप होता है तो कंपनी का लाइसेंस भी रद्द हो सकता था, क्योंकि कंपनी को तो लाइसेंस शाही फरमान से हुआ था, राजा से निकला था। तो ब्रिटिश हस्तक्षेप का भी भय था, और ब्रिटिश हस्तक्षेप के साथ साथ में यूरोप के अन्य देशों का गठबंधन भी हो सकता था। तो ये भी डर था, यूरोपियन डर था। ठीक है, अन्य यूरोपियन देश गठबंधन बना सकते थे। किसके खिलाफ? इस पूर्ण शासन के खिलाफ गठबंधन बना सकते थे। संभव था कि ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप होगा, और बाद में हुआ भी। कब हुआ? रेगुलेटिंग एक्ट में हुआ। ब्रिटिश संसद का हस्तक्षेप हो। ठीक है, एक ये भी डर था कि यूरोपियन देश कहीं इसके खिलाफ ना हो जाए, और ब्रिटिश पार्लियामेंट कहीं, क्योंकि इनके पास में केवल व्यापारिक अधिकार थे, जब केवल ट्रेड एंड कॉमर्स ही कर सकते थे, वो रेवेन्यू और एडमिनिस्ट्रेशन पावर कैसे ले सकते हैं? शाही फरमान के विरुद्ध था एक टाइप से ये। तो एक ये डर भी था इनको। इसके साथ साथ अगर हम और देखें तो बंगाल में फ्रांस और डच कंपनियां उस समय भी थी। ठीक है ना, क्षेत्र नहीं थे उनके पास में, लेकिन थी। और वो फ्रांस और डच की जो कंपनी थी, ये नवाब को नियमित रूप से कर देती थी। अब अगर ये नवाबी ख़त्म करके और पूर्ण कंपनी शासन लगा देंगे, तो पूरी संभावना थी कि फ्रांसिस और डच कंपनियां नवाब को तो टैक्स देती थी, बट यूरोपियन कंपनी को टैक्स नहीं देती। तो इनको पता था कि इससे हमारा रेवेन्यू लॉस और होगा। ठीक है, तो ये भी बात थी। बंगाल में फ्रांस व डच कंपनी या उसके जो कर्मचारी थे वो नवाब को कर देते थे, परंतु अगर कंपनी शासन स्थापित हुआ, तो संभव था कि ये कंपनी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को कर नहीं देगी। बात समझ रहे होगे आप? तो इसलिए नवाब को आगे करना ज़रूरी था, कि नवाब को तो वो टैक्स देते थे, बट कंपनियां जो है ईस्ट इंडिया कंपनी को कर नहीं देती। EIC मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को कर नहीं देती। तो ये एक टाइप से रेवेन्यू लॉस था। इसलिए भी ये चाहते थे कि प्रशासन में या बंगाल में पूर्ण रूप से कंपनी शासन स्थापित हमें नहीं करना है। ठीक है, चौथा बिंदु क्या था? कंपनी के प्रति असंतोष हो सकता है और विद्रोह भी संभव था। ठीक है, बंगाल की जनता, क्योंकि भारतीय लोग इमोशंस बहुत जुड़े हुए होते हैं भारतीय लोगों के,
और अगर नवाब को पूर्ण रूप से हटा देते हैं और उस जगह पूर्ण रूप से कंपनी का शासन आता है तो हो सकता है कि भारत की जनता जो है, सॉरी बंगाल की जनता, ये उपद्रव कर दे, असंतोष होता है तो विद्रोह भी हो सकता है। तो फालतू की मशीनरी तो इनके पास में थी नहीं, समस्या हो सकती थी। बंगाल की जनता में असंता, विद्रोह व उपद्रव कर सकती थी। ठीक है, ये भी डर था। और एक सबसे बड़ा डर ये भी था कि कंपनी के जो डायरेक्टर थे इंग्लैंड में जो बैठते थे, जिनमें कंपनी की जिन लोगों की पूंजी लगी हुई थी, अब यहाँ तो गवर्नर वगैरह थे, ये तो खाली मैनेजमेंट करते थे, यहाँ चलाने का काम करते थे। मेन कंपनी के निदेशक तो वहाँ बैठे थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जैसे हम कहते हैं, वो भी बंगाल के अंदर पूर्ण विलय के खिलाफ थे, अर्थात पूर्ण कंपनी शासन के खिलाफ थे। ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर ठीक है, कंपनी के डायरेक्टर बंगाल में पूर्ण कंपनी शासन के खिलाफ थे। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चुनौतियां थी जो कुलायू को सीधे तौर पे नजर आ रही थी। कुलायू को लग रहा था कि अगर पूर्ण रूप से कंपनी का शासन स्थापित किया, ये चीजें करी नवाबी समाप्त करके, और अगर शक्तियां उत्तरदायित्व तो दोनों हमने ले लिए, तो ये दिक्कतें हो सकती है। इस डर के कारण इन्होंने द्वैध शासन व्यवस्था अपनाने का निर्णय लिया। तो अब ये सवाल आता है परीक्षा में किस तरह से, मेंस होता है तो आता है कि द्वैध शासन की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो ये बिंदु आते हैं। और प्री में भी यही आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प द्वैध शासन की आवश्यकताओं को मजबूत करता है या आवश्यकता का कारण था, जो भी इस टाइप से प्रश्न बनता है। ठीक है, अब मैं आके लिख रहा हूं कि उक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए क्लाइव ने बंगाल में पूर्ण कंपनी शासन की बजाय दोहरा शासन अथवा द्वैध शासन लागू करने का निर्णय लिया। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी आपको। तो क्यों निर्णय लिया, द्वैध शासन ही क्यों, तो मैंने आपको बता दिया कि उक्त चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, क्लाइव ने ये निर्णय लिया। अब बात ये आती है कि दोहरा शासन क्या होता है, तो मैं यहाँ पे एक शॉर्ट में बता देता हूँ। द्वैध शासन शब्द का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब उत्तरदायित्व किसी और के पास में हो और शक्तियाँ किसी और के पास में हो, तो ऐसे शासन के दोहरे रूप को हम द्वैध शासन कहते हैं। जब प्रशासन की शक्तियां तथा उत्तरदायित्व दोनों भिन्न भिन्न
संस्थाओं या व्यक्तियों के पास में हो, तो शासन के ऐसे दोहरे रूप को लियोनल कार्टिस ने अपनी पुस्तक डायआर्की 1920 में आई थी किताब, है ना, ध्यान रखना। ये नाम भी याद रखना, कई बार आता है कि द्वैत शासन शब्द पहली बार किसने दिया था। अब मुझे वापस ऐसे मैसेज मत करना सर, ये शब्द 1920 में आया था तो फिर सर वो द्वैत शासन 1765 में कैसे लागू हो गया। तो मैं कह रहा हूँ कि शासन कंसेप्ट पहले से था, पर्टिकुलर ऐसे कंसेप्ट के लिए ये शब्द पहली बार 1920 में किताब में पहली बार लियोनल कॉर्टिस ने यूज़ किया था। तो टेंशन मत लेना, है ना। ये कंसेप्ट तो पहले से ही था, बट शब्द बाद में आया है इस कंसेप्ट के लिए कि मैं इस शब्द का पहली बार उपयोग किया। तो लियोनल कॉर्टिस व्यक्ति था जिसने ये शब्द पहली बार दिया। ठीक है, ये शब्द पहली बार किसने दिया था? लियोनल कॉर्टिस ने दिया था। इस बात का ध्यान रखना। बाकी द्वैत शासन तो पहले से ही था और कई देशों में था। तो द्वैत शासन, अब ये सिस्टम जो है ये लागू करने का प्लान बनाया किसने? क्लाइव ने, जिसमें शक्तियां रहेगी कंपनी के पास में, उत्तरदायित्व तो रहेगा नवाब के पास में और भारतीयों के पास में। कैसे, वो भी मैं आगे बताता हूँ। अब इसको एक छोटा सा उदाहरण देके और समझते हैं, जैसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। ठीक है, वैसे तो क्या ऐसा है नहीं, मैं काल्पनिक उदाहरण दे रहा हूँ। अब सारी शक्तियाँ हो प्रधानमंत्री के पास, सारी जिम्मेदारी हो राष्ट्रपति के पास। अब अगर भारत में कहीं स्ट्रक्चर कहीं फेल हो जाता है या कोई गड़बड़ी हो जाती है तो जिम्मेदारी पूरी की पूरी अगर राष्ट्रपति के ऊपर डाल दी जाए और प्रधानमंत्री बच जाते हैं उससे, तो ये सिस्टम आगे जाके बहुत भयंकर परिणाम ला सकता है। क्यों? क्योंकि प्रधानमंत्री को पता है कि जिम्मेदारी राष्ट्रपति की होगी, मुझे तो कोई नुकसान ही नहीं है, तो वो अपने हिसाब से काम करता है। लेकिन अगर वही जिम्मेदारी अगर प्रधानमंत्री के ऊपर डाल दी जाए तो सोच समझ के काम करेगा। ठीक है ना। तो कहने का मतलब होता है कि लोक प्रशासन में शक्ति और उत्तरदायित्व समान रूप से उसी व्यक्ति के पास में होना चाहिए। अगर इस तरह से विभाजित कर दिए जाएंगे तो दिक्कत हो जाती है। तो जिसकी पास पावर है उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। जैसे जब भारत के द्वारा सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, ठीक है, तो ये डिसीजन प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन डिफेंस वालों ने ली। ठीक है, पावर था। अब अगर कोई कैजुअलिटी होती या सर्जिकल स्ट्राइक भगवान ना करे और फिर भी फेल हो जाती तो जिम्मेदारी किसकी बनती? प्रधानमंत्री की, सेना की नहीं बनती। क्यों? क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, पावर भी उसी का है। और आपको पता होगा कि जब सर्जिकल स्ट्राइक सफल हुई तो उसकी जिम्मेदारी, उसका क्रेडिट ले गए ये लोग और आगे रेडियो पे वगैरह पे, टीवी पे घोषणा कर दी। और ऐसा हर बार होता आया है। हाँ, लेकिन जब फेल होते हैं मामले तो भी इनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए, बट वहाँ पे लेते नहीं है। वो तो अब ठीक है, वो तो लोग समझते हैं सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जिसके पास पावर है रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की होनी चाहिए। दोनों में ऐसे मिसमैच नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। अब मैं आपको दोहरा शासन लागू करने का निर्णय लिया। अब इसमें क्या था? अब ऐसा निर्णय तो ले लिया इन्होंने, अब आगे मैं बताता हूँ। अच्छा, ये चीज़ एक और ध्यान रखना, ये 1700 निर्णय लिया
1919 के अधिनियम में भी दोहरा शासन था, मैं आपको अधिनियम बता चुका हूं। बस दोनों का स्वरूप अलग अलग था। उसमें क्या था, उसमें शासन की शक्तियों को दो भागों में बांट दिया गया था, उसमें इस तरह से नहीं था। इसका स्वरूप थोड़ा अलग था, इसका स्वरूप थोड़ा अलग था द्वैत शासन का। क्योंकि 1919 का जो द्वैत शासन था उसमें केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को बांटा गया था, फिर उसको भी रक्षित और हस्तांतरित करके बांट दिया गया था। ठीक है, तो उसमें विषयों का विभाजन करके किया गया था, तो उसमें शासन की दोहरी शक्तियों का थोड़ा सा स्वरूप अलग था। विभाजन करने के बाद में भी आपके जो शक्तियां थी उसमें भी आखिर में अल्टीमेटली लास्ट में यही था कि पावर किसी और के पास में थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी और की थी। उसमें भी था यही, लेकिन वो थोड़ा सा अलग रास्ते से होके जाता था और ये सीधा हिस्सा था। तो ध्यान रखना, 1919 और 1765 दो बार भारत में द्वैत शासन देखने को हमें मिलता है। लागू करने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत लिया गया, इसके अंतर्गत क्लाइव ने निम्न विभाजन किया। ठीक है, अब क्लाइव ने इसके अंतर्गत किया क्या था, देखिए। अब यहां पे एक मिनट, यहां पे इस पे आएगा नहीं ना, अपन अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। निम्न विभाजन किया और अगले पेज पे आ जाते हैं। ठीक है, अब देखो, अब निम्न विभाजन के तहत इन्होंने, देखो, दो टाइप की शक्तियां थी, आपको अच्छे से पता है। एक तो थी निजामत की, ठीक है, निजामत की शक्तियां थी, एडम पावर, और दूसरी कौन सी थी, दीवानी शक्तियां, फाइनेंशियल पावर। ठीक है, अब दोनों का क्या किया देखता जाइए आप। अब आपको समझ में आएगा कि क्लाइव क्या गेम खेल गया। अब जो निजामत की शक्तियां थी उसमें हुआ क्या, देखिए। इसमें क्या क्या आता था, प्रशासन पूरा ही आता था, पुलिस, कानून, शांति व्यवस्था जैसे विषय आते थे। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि वित्तीय मामलों को छोड़कर बाकी सारा निजामत में चला जाता था। ठीक है, अब देखिए, जब आवाज तो हाँ, ये सारे इसमें विषय शामिल हो जाते थे। अब क्या हुआ, अब हुआ ये कि ये सारे पावर जो है, ये पावर किसके पास में रखे, नवाब के पास में रखे। पावर क्या, उत्तरदायित्व तो पूरा उसका नवाब के पास में था। और पीछे संचालन के लिए कंपनी कर्मचारी नियुक्त करती थी, वो उनका संचालन करते थे। तो उत्तरदायित्व जो है वो तो पूरा नवाब का था, और पावर पूरी कंपनी के कर्मचारियों के पास में थी। अगर कोई सिस्टम फेल हो गया तो जिम्मेदारी नवाब की। ठीक है, और पूरा मैनेजमेंट कौन करेगा, कंपनी के द्वारा नियुक्त कर्मचारी करेंगे। ठीक है, अब देखिए, निजामत, प्रशासन, पुलिस वगैरह वगैरह, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व, इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व नाम मात्र के नवाब के पास रखा गया। तथा इसके संचालन की शक्ति
इसके संचालन किसके, निजामत के, इसके संचालन की शक्ति कंपनी द्वारा नियुक्त अंग्रेज कर्मचारियों के पास होगी। अब आप समझ गए होंगे कि जिम्मेदारी किसको दे दी गई, नवाब को दे दी गई। अब संचालन कौन कर रहा है, संचालन करेगा आपकी संचालन शक्ति किसके पास में, वो है अंग्रेज कर्मचारियों के पास में, मतलब कंपनी के कर्मचारियों के पास में। तो अब आप समझ सकते हो कि जिम्मेदारी किसी और की है, पावर किसी और के पास में है। तो निजामत के संबंध में इस तरह से इन्होंने द्वैत शासन लागू कर दिया, ठीक है, दोहरा शासन हो गया। अब ये बात तो थी यहाँ पे। अब यहाँ पे ये सिस्टम कर दिया निजामत का। अब देखिए दीवानी सिस्टम क्या था। दीवानी सिस्टम में सारे के सारे कौन से मामले आते थे, राजस्व, लागूकरण, एकत्र करना, ठीक है, ये सारा का सारा, दंड देना वगैरह वगैरह, ठीक है, ये सारा का सारा काम। अब इसमें क्या था, संपूर्ण उत्तरदायित्व, उत्तरदायित्व। अब इसका सारा जिम्मेदारी जो थी ये उप दीवान पे रखी गई। किस पे, उप दीवान पे। अब उप दीवान कौन होगा, इन्होंने अलग अलग उप दीवान बनाए थे, उनकी सारी जिम्मेदारी रहेगी। पावर रहेगा सारा का सारा कंपनी के पास में, कंपनी एज दीवान थी इसलिए उनके नाम उप दीवान रखे गए, ठीक है। संपूर्ण उत्तरदायित्व उप दीवान के रखे गए, जो कि भारतीय होंगे। ठीक है, अब उप दीवान कौन होगा, कोई न कोई भारतीय ही होगा। अब मैं कौन थे, मैं आपको नाम बताता हूं। अब अगर मैं नाम लिखूं यहां पे तो देखिए, बंगाल, बंगाल का उप दीवान किसको बनाया, रजा खान को। बिहार, बिहार का उप दीवान बनाया राजा शतब राय को, ठीक है। ध्यान रखना इन चीज़ों का, ये प्रश्न आते हैं कई बार। और मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कि जो बंगाल जो बंगाल का जो उप दीवान था, ये एक प्रकार से नवाब की सहायता के लिए, क्योंकि नवाब अल्पवयस्क था तो उसकी सहायता के लिए उसको नायब निज़ाम भी बनाए रखा था इसको। इस चीज़ का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। और अब आगे देखिए क्या हुआ। उड़ीसा, उड़ीसा में राजा दुर्लभ राम महिंद्रा, जैसे राय दुर्लभ भी बोलते हैं हम, कुछ समय ये रहा था, ठीक है। इन लोगों का क्या काम था, इन लोगों का सिर्फ इतना काम था कि टैक्स वसूल करना, और अगर कोई टैक्स नहीं दे रहा है तो उस पर आपके दंड वगैरह देना, ये सारा काम उनका था। दुर्लभ राम के बाद में जरारत खान बना था, जरारत खान, ठीक है। तो ये दो उड़ीसा में दो नाम आएंगे। अब एक तो बात होगी ये कि संपूर्ण उत्तरदायित्व तो उप दीवान के रखे गए, और ये उप दीवान थे यहाँ के। अब एक
खास बात क्या आती है कि शक्ति किसके पास में थी? संपूर्ण शक्ति कंपनी के पास। कंपनी एज ए दीवान थी, ठीक है, कंपनी एक दीवान के रूप में थी। तो शक्तियां होगी कंपनी के पास में, दीवान के पास में, और उत्तरदायित्व तो किसका कर दिया गया? उत्तरदायित्व तो उप दीवान का कर दिया गया, जो कि भारतीय थे। इस हिसाब से दीवानी शक्तियों में भी द्वैध शासन था, और आपके निजामत की शक्तियों में भी इन्होंने क्या किया? द्वैध शासन लागू किया। इस तरह से हमने देखा कि दोहरे शासन को इन्होंने ये 1765 में लागू कर दिया। 1765 से लेकर 1772 तक द्वैध शासन रहा। इसके बड़े विकराल परिणाम देखने को मिले, और इस वजह से वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1772 में इस सिस्टम को खत्म कर दिया। तो आप लिखिए, मैं अगली स्लाइड पे जा रहा हूं। इस प्रकार वर्ष 1765 में क्लाइव द्वारा बंगाल में द्वैध शासन लागू किया। मगर अब फैल तो होना ही था, क्योंकि जिम्मेदारी और उत्तरदायित्व और शक्ति अगर अलग अलग होगी तो जिम्मेदारी जिसके पास में वो कुछ चाह के भी कर नहीं पा रहा है, और जिसके पास शक्ति है वो कुछ कर ही नहीं रहा क्योंकि उसकी जिम्मेदारी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है? हमेशा प्रशासन फैल ही होता है, ठीक है। मगर द्वैध शासन के दौरान विभिन्न प्रकार के दुष्परिणाम निकले। इस कारण वॉरेन हेस्टिंग्स ने ने 1772 में द्वैध शासन को समाप्त कर प्रत्यक्ष शासन या पूर्ण शासन की स्थापना की। ठीक है, तो ध्यान रखना ये कि द्वैध शासन समाप्त किसने किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया था, ठीक है। और लागू किसने किया? क्लाइव ने किया। और इसके बाद में प्रत्यक्ष शासन किसने शुरू किया? वॉरेन हेस्टिंग्स ने किया, जिसमें नवाबी तो खत्म कर दी बाद में, और शासन की सारी शक्तियां इनके पास में आ गई थी, ठीक है। और कई सारे दुष्परिणाम निकले। वो दुष्परिणाम क्या थे वो मैं आगे लिख रहा हूं, स्थापना की। द्वैध शासन के निम्न दुष्परिणाम रहे, ठीक है, निम्न दुष्परिणाम रहे। अब देखिए क्या हुआ। अब हम वापस उस बिंदु पे आ रहे हैं जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था। तो देखिए आरंभ कैसे हुआ ये मैंने बता दिया। द्वैध शासन है क्या ये भी मैंने बता दिया। द्वैध शासन ही क्यों, वो 5 बिंदु जो मैंने लिखे थे वो बता दिए।
और अब बात आती है कि इसमें क्या ऐसे दोष थे कि वॉरेन हेस्टिंग्स को द्वैध शासन को समाप्त करना पड़ा। ठीक है, तो इसके दोष पर हम बात करते हैं अभी। तो सबसे पहले दुष्परिणाम, अब पहला दुष्परिणाम, अगर अपन दुष्परिणामों की बात करें तो अब सबसे बड़ी जो कमी जो आई वो ये आई कि नवाब शक्तिहीन था और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो आपके उत्तरदायित्व विहीन रूप से काम कर रहे थे, गैर जिम्मेदाराना जिसे हम कहते हैं। और इस कारण पूरे बंगाल के अंदर डाकू, लुटेरे, या यूं कहिए कि कानून व्यवस्था पूरी चौपट हो गई थी। और ये पूरा डाकू और लुटेरों का काल कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए यहां पे कि शक्ति विहीन नवाब तथा उत्तरदायित्व विहीन कंपनी कर्मचारियों, उत्तरदायित्व विहीन को हम ऐसे गैर जिम्मेदाराना कह सकते हैं। अपन ऐसे गैर जिम्मेदाराना ऐसे उर्दू में आता है, कंपनी के कर्मचारियों के कारण कानून व्यवस्था चौपट हो गई। ठीक है, कानून व्यवस्था पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो खराब हो गई। और इसके कारण, जिसके कारण बंगाल में लुटेरे, डाकू, विभिन्न प्रकार के गिरोह प्रभावी हो गए। सामान्य जनता का रहना है वो मुश्किल हो गया था यहाँ पे। ठीक है, तो ये तब एक्टिव होते हैं जब कानून व्यवस्था खराब होती है। नवाब इनको रोक नहीं पा रहा था क्योंकि उनके पास में कुछ था नहीं, और कंपनी के जो कर्मचारी थे वो जिम्मेदार विहीन थे, उनको तो कोई मतलब ही नहीं है। वो तो आराम से अपना काम करते थे, मस्त ऐश करो, मौज करो, पैसे कमाओ और इंग्लैंड भेजो, उनको इससे कोई मतलब नहीं था। डाकुओं से वो लोग रिश्वत लेते थे, और डाकू क्या करते थे, गांव का गांव लूट लेते थे और कुछ पैसे इनको पकड़ा देते थे अंग्रेज अधिकारियों को। अंग्रेज अधिकारियों को यही चाहिए था। अब कानून व्यवस्था तो खत्म हो गई पूरी। सेना पुलिस वगैरह थी तो वो नवाब के पास में थी, उनके पास में पावर कुछ नहीं थी। तो ऐसी स्थिति में वो भी डाकू बन गए। तो कहने का मतलब बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई यहाँ पे। तो एक तो लुटेरे डाकू गिरोह जो है वो आपके प्रभावी हो गए। दूसरा क्या हुआ, अब नवाब के पास में पैसा नहीं था। पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि सारी की सारी दीवानी शक्तियाँ उनके पास चली गई थी। 53 लाख रुपए वार्षिक नवाब को निजामत के रूप में मिलने थे। अब उस 53 लाख वार्षिक से वो किस किस को टैक्स देगा, तनख्वाह देगा, क्योंकि अंग्रेज कर्मचारियों को भी तनख्वाह नवाब को देनी थी, सेना जो थी उसको भी तनख्वाह नवाब को देनी थी, और पुलिस था उसको भी तनख्वाह नवाब को देनी थी, नवाब की खुद के जो पर्सनल कर्मचारी थे उनको भी नवाब को देनी थी। तो कोष 53 लाख का ही था इसके पास में, इससे ज़्यादा कुछ था नहीं। तो 53 लाख के अंदर वो प्रशासन यूँ कहिए कि कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पा रहा था। कोष की कमी के कारण कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाना था, और तनख्वाह नहीं मिलती थी तो कर्मचारी करप्शन करते थे, तो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, नवाब के पास कोष की कमी, होगी। महज 53 लाख ही थे इनके पास में तो वार्षिक। ठीक है ना,
कोष की कमी, जिसके चलते कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाते या वेतन कम दे पाते थे। परिणाम स्वरूप प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। क्या हाल कर दिया बंगाल का, देखो प्रशासन में भ्रष्टाचार बढ़ गया। एक मिनट लिख लो इसको। अब देखिए तीसरा बिंदु, अब ये लोग क्या करते थे, राजस्व वसूली बहुत अधिक करते थे, क्योंकि इन राजाओं के पास में था, राजा सितब राय हो, चाहे मोहम्मद रजा खान हो, चाहे दुर्लभ राय हो, जो भी हो, जरारत खान हो, इन लोगों को तो मौका मिल गया था और पीछे डिमांड्स भी बहुत ज़्यादा थी कंपनी के कर्मचारियों की भी। इन्होंने राजस्व वसूली इतनी अधिक करी कि बंगाल के अंदर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गए। अत्यधिक राजस्व वसूली के कारण किसानों ने खेती छोड़ दी। किसान खेती छोड़कर यूं कहिए कि निकल गया कि खेती नहीं करेंगे तो राजस्व की जन छूट जाएगी, परेशानी हमेशा के लिए खत्म। और वो हरी भरी बंगाल की भूमि बंजर हो चुकी थी, और जब हरी भरी बंगाल की भूमि बंजर हुई, किसानों ने जब खेती छोड़ दी, अपने औजार बेच दिए, अपने पशु बेच दिए, अपने संतान बेचने के लिए उन्होंने बोलियां लगाई, लेकिन संतान खरीदने वाले कोई नहीं मिले। ऐसी स्थिति में बंगाल के अंदर अनाज का संकट आ गया। कार्टियर गवर्नर था और 1770 में जब बंगाल में संकट आया तो इसके कारण भूखमरी शुरू हो गई। 3 करोड़ के आसपास लोग मारे गए। भीषण दुर्भिक्ष जिसे हम कह सकते हैं वो बंगाल में पड़ा। और ये प्राकृतिक कारणों से अकाल नहीं पड़ा था, ये मानवीय कारणों से अकाल पड़ा था, जब रेवेन्यू से परेशान होकर किसानों ने खेत छोड़ दिए थे। और इसका पूरा जिम्मेदार ये क्लाइव था। हालांकि क्लाइव जा चुका था, 1767 में क्लाइव इंग्लैंड लौट गया था, और वेरेलेस्ट भी जा चुका था 69 में, और कार्टियर आ चुका था। कार्टियर गवर्नर था, और 1770 के बंगाल के भीषण अकाल ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया था। ये मानवीय अकाल था, मानव जनित कारण, स्पेशली ब्रिटिश जनित कारणों के चलते उत्पन्न हुआ था। ब्रिटिश अधिकारी लिखते हैं कि बंगाल की हुगली नदी में लाशें बहती थी, उन लाशों को उठाने की हिम्मत उनके परिवार में नहीं बची थी। जीवित मनुष्य मृत मनुष्य का मांस खाने के लिए मजबूर था। पेड़ पत्ते तो पहले खा चुके थे और वही खाते थे। ऐसी, और इसके अलावा देखा जाए तो महिलाएं जिन्होंने कभी घर से बाहर पैर नहीं रखा था, वो महिलाएं जो है वो भिक्षा मांगने के लिए मजबूर थी। स्थितियां इस कदर खराब हो गई थी। तो अब आप समझ सकते हो कि इस अकाल ने, इस द्वैध शासन ने बंगाल को बर्बाद कर दिया था, और पूर्ण रूप से बर्बाद कर दिया था। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसके आर्थिक कारणों पर चर्चा करेंगे। ये तो आपने लिख ही लिया होगा। ठीक है, तीसरा अब हम लिखेंगे। एक मिनट। एक मिनट। अब देखो, अत्यधिक जब राजस्व वसूली की गई तो अत्यधिक राजस्व वसूली के कई सारे बुरे परिणाम निकले, और उनको हम अभी लिख लेते हैं। ठीक है, अत्यधिक राजस्व वसूली। ठीक है, जब अत्यधिक राजस्व वसूली हुई
तो उसका परिणाम क्या निकला देखिए आप। इसका सबसे बड़ा परिणाम ये निकला कि किसानों ने कृषि करना छोड़ दिया। और कृषि करना छोड़ दिया, अपने पशु, औजार बेचने आरंभ कर दिए। अब सीधी सी बात है, जब ये स्थिति आएगी तो क्या परिणाम निकलेगा। जब अगर पशु और औजार बेचे जाएंगे तो निश्चित रूप से कृषि जो है वो कमज़ोर होती जाएगी। कृषि करना छोड़ दिया और इससे क्या हुआ कि इससे खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हुआ और खाद्यान्न संकट जब उत्पन्न हुआ तो आप ऐसे समझिए, इससे 1770 के अंदर बंगाल में भयंकर या विनाशकारी अकाल पड़ा। विनाशकारी अकाल पड़ा। ठीक है, ये यूं कहिए कि ये सरकारी नीतियों का अकाल था। ये प्राकृतिक अकाल नहीं था, ये कृत्रिम अकाल था। और जब ये अकाल पड़ा तो आप ऐसे समझिए कि लोगों की हालत क्या हुई कि इस अकाल के कारण लाशें जो है वो हुगली नदी में तैरती हुई जा रही थी और उन लाशों को उठाने वाला भी कोई नहीं था, क्योंकि किसी में हिम्मत शेष नहीं थी। ठीक है, और 3 करोड़ लोग मारे गए। 3 करोड़ लोग मारे गए। ठीक है, फिर भी अंग्रेजों ने इसमें भी यूं कहिए कि काला बाजारी की। खाद्यान्न कम था तो उसको स्टोर किया, स्टोर करने के बाद में उसकी कीमतें बढ़ा दी मुनाफे के लिए, काला बाजारी की। इससे दाम बढ़ गए, और कोई भी व्यक्ति उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था बढ़े हुए दामों को। 3 करोड़ लोग मारे गए, काला बाजारी बढ़ती गई, इससे जो है वस्तुओं के दाम बढ़ते गए। हर कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बढ़े हुए दाम और उनके पास में वैसे भी कुछ नहीं था। ऐसी स्थिति में कभी घर से ना निकलने वाली महिलाएं भी, भीख मांग रही थी। और अगर और देखा जाए तो जिंदा मनुष्य मृत मनुष्य को खा रहा था। जिंदा मनुष्य मृत मनुष्य को खा रहा था, जिंदा मनुष्य मृत मनुष्य को खा रहा था। ये हाल उस समय हो चुके थे। और आगे देखिए क्या हुआ। और इसके अलावा अगर हम देखें तो हुगली नदी में लाशें तैर रही थी। उठाने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में,
और इस प्रकार हम देखें तो एक हरा भरा बंगाल उजड़ गया, हरा भरा बंगाल उजड़ गया। आप समझ सकते हो कि किस तरह से अंग्रेजी नीतियों ने और स्पेशली इस द्विध प्रशासन ने पूरे बंगाल को बर्बाद कर दिया था। ठीक है, आरंभ कर दिए, संतान बेची जा रही थी, संतान खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं था। ये प्रभाव जो है वो इस अकाल के थे। वो आप समझ सकते हो कि अकाल की क्या विनाशकारिता रही होगी कि इतना कुछ झेलना पड़ा होगा उस समय के व्यक्ति को। अब ये जो बात है, ये बात मेकाले लिखते हैं कि कभी भी घर से ना निकलने वाली महिलाएं भी क्या कर रही थी, घर से कभी बाहर नहीं निकलने वाली महिलाएं भीख मांग रही थी। डब्ल्यू हंटर क्या कहते हैं, संतान बेची जा रही थी, बस खरीदने वाला कोई नहीं था। रजनी पामदत्त क्या लिखती है, रजनी पामदत्त लिखते हैं कि 3 करोड़ लोग मारे गए और अंग्रेज़ों की कालाबाजारी फिर भी एक प्रकार से जारी थी। और इसके अलावा अगर अपन देखा जाए तो इस पूरे हरे भरे क्षेत्र को उजाड़ दिया गया, ऐसा रिचर्ड बियर लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि पूरा क्षेत्र जो है वो आपके उजाड़ दिया गया, पूरा क्षेत्र उजड़ गया था। इस समय एक भी यूं कहिए कि खेती करने के लिए कोई भी इस समय है वो रेडी नहीं था, ऐसी कंडीशन कर दी गई थी। और मेकाले ने, हुगली वाली बात भी मेकाले ने आगे लिखी थी कि लोग जो है वो बर्बाद हो गए थे। ठीक है, ये कुछ ऐसे कथन भी है इनके ये, और इनको आप स्पेशली थोड़ा सा ध्यान रखना, बाकी तो कुछ है नहीं इसमें। तो कहने का मेरा मतलब ये था यहाँ पे कि इन सारी चीज़ों के चक्कर में और स्पेशली जो ये द्वैत प्रशासन था, इसका राजस्व का ये पूरा का पूरा लॉस था। ठीक है, और इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो एक और भी इसका एक परिणाम निकला कि जो कंपनी के कर्मचारी थे, इन्होंने व्यापारियों को लूटना शुरू किया, जुलाहों को ख़त्म कर दिया। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए इन्होंने जो है वो हर प्रकार से भारत के घरेलू उद्योगों को नष्ट करने का प्रयास किया, ताकि कच्चा माल, रॉ मटेरियल यहाँ से खरीद के ब्रिटेन भेजकर और वहाँ से है वो फ़ायदा कर सकें। तो अगला पॉइंट हम लिख रहे हैं, 3 प्रभाव तो हमने लिख लिए, चौथे प्रभाव में हम जा रहे हैं। भारतीय जुलाहों, घरेलू उद्योगों को कंपनी के व्यापारियों ने नष्ट करने का हर संभव प्रयास किया। ताकि कच्चा माल इंग्लैंड भेजा जा सके, तो भारत के जो घरेलू उद्योग थे, इससे क्या हुआ, भारत के घरेलू उद्योग नष्ट हो गए और उसके स्थान पे इन्होंने बड़े उद्योग भी स्थापित नहीं किए। उद्योग नष्ट और बड़े उद्योग स्थापित नहीं हुए। इस स्थिति को हम डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? विऔद्योगीकरण। तो इन्होंने क्या किया, विऔद्योगीकरण किया और इससे मजदूर वर्ग पूरा का पूरा बर्बाद हो गया। ठीक है, विऔद्योगीकरण हुआ और इससे
मजदूर वर्ग है वो बर्बाद हो गया। पूरे बंगाल को इन्होंने इस सहायक संधि प्रथा के द्वारा, इस द्वैध प्रशासन के द्वारा बंगाल को एक प्रकार से हर संभव तरीके से इन्होंने नष्ट कर दिया। और इससे क्या हुआ, इससे आपके धन निष्कासन बढ़ना शुरू हुआ। धन निष्कासन अधिक से अधिक हुआ। ये आर्थिक थियरी हम अलग टॉपिक पढ़ेंगे पूरा। धन निष्कासन सर्वाधिक या धन निष्कासन आरंभ हुआ या धन निष्कासन को गति मिली, क्योंकि धन निष्कासन तो प्लासी के बाद ही शुरू हो गया था, गति मिली। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी बातें जो है ये द्वैध प्रशासन के क्या थे, यहाँ पे ये द्वैध प्रशासन के दुष्परिणाम थे। और इन दुष्परिणामों के कारण इन्होंने जो है वो 1772 में हेस्टिंग्स ने इस व्यवस्था को वापस ले लिया। ठीक है, ये आप ज़रूर लिख लेना। और अब मैं कुछ विद्वानों के मत लिखता हूँ कि इस विद्वानों ने इस व्यवस्था के बारे में क्या क्या बातें करी हैं। उसमें से कुछ मुख्य क्लाइव खुद क्या लिखता है, क्लाइव खुद क्या लिखता है ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि क्लाइव जो है ये वापस चला गया था 1767 के अंदर। और क्लाइव ने वापस वहाँ जाके क्या लिखा है, क्लाइव कहता है कि मैंने जितने भी देश देखे, घूसखोरी, भ्रष्टाचार और जबरन धन लूट का ऐसा दृश्य बंगाल के अलावा दुनिया में मैंने कहीं पर भी है वो नहीं देखा। और जहां उक्त तीनों राज्यों की 30 लाख स्टर्लिंग आय का जो राज्य था उसको इतना लूटा गया था। ये खुद लिखते हैं कि भ्रष्टाचार, देखो इसमें क्या लिखेंगे कि ये क्या लिखता है कि 30 लाख स्टर्लिंग पौंड वार्षिक के राजस्व वाले तीनों प्रांत, कौन से तीनों प्रांत, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, तीनों प्रांतों में ऐसी जबरन लूट भ्रष्टाचार दुनिया में और कहीं नहीं था। कि इतना राजस्व मिल रहा था ना, 30 लाख स्टर्लिंग पौंड वार्षिक, उसके बावजूद भी इस प्रकार का आपके जो लूट मचाई हुई थी, ऐसी लूट दुनिया में और किसी भी देश या राज्य में ये कहता है कि नहीं थी। ठीक है, इसके अलावा देखिए आप के.एम. पणिकर क्या लिखते हैं। के.एम. पणिकर लिखते हैं कि ये काल बंगाल में डाकू राज्य का काल था। इस समय डाकू ही डाकू थे और बंगाल में कंपनी खुद डाकू बन गई थी। यहाँ पे का काल डाकू राज्य था। ठीक है, ये इस प्रकार से विद्वान लिखते हैं यहाँ पे। और कॉर्नवालिस क्या लिखता है, के हम पढ़ें करके बाद में कॉर्नवालिस क्या लिखता है। कॉर्नवालिस कॉर्नवालिस क्या लिखता है, ठीक है, कॉर्नवालिस लिखता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सरकार थी बंगाल में की सरकार जैसी झूठी, भ्रष्ट, बुरी सरकार दुनिया के किसी सभ्य देश में नहीं थी। दुनिया के
किसी भी सभ्य देश में नहीं थी। ये वही कॉर्नवालिस है जो आगे है वो गवर्नर जनरल बनकर आएगा। ठीक है। और कुछ स्टेटमेंट भी हैं, जैसे वेरेलेस्ट का एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं। वेरेलेस्ट कौन था? वेरेलेस्ट आपके क्लाइव के इंग्लैंड जाने के बाद में गवर्नर जनरल था ये। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1767 to 69 के मध्य भारत का बंगाल का गवर्नर था ये। बंगाल गवर्नर था ये। ठीक है, क्लाइव का उत्तराधिकारी आप इसको कह सकते हो। इसका थोड़ा सा ध्यान रखना ना, पूछ लेते हैं कई बार। ये क्या लिखता है? ये लिखता है कि कंपनी के कर्मचारी जो है बर्बरता से धन कमाते, पूर्वक धन कमाकर लदे जहाजों से इंग्लैंड भेजते थे। इंग्लैंड भेजते थे। ठीक है, ये वेरेलेस्ट लिखते हैं। तो ये कुछ स्टेटमेंट थे जो आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है ये सारे के सारे। और अब इसके अलावा कुछ चीज़ें जो है वो हमने ऑलमोस्ट द्वैत शासन की कर ली है। अगले वीडियो में हम है वो क्लाइव को थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद में हम आगे जाएंगे। मैं चाह रहा था कि यहाँ पे ये जो अकाल पड़ा था ना, ये 1770 का अकाल, इस समय भारत के अंदर या बंगाल का गवर्नर कौन था? इस समय बंगाल गवर्नर कार्टियर था। जो 1769 से लेकर 1772 तक रहा था। क्लाइव के बाद में वेरेलेस्ट आता है, वेरेलेस्ट के बाद में कार्टियर आता है, और कार्टियर के बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स आता है। और क्लाइव से पहले आपके वेंसीटॉट था, बीच में ऑलवेल कार्यवाहक रहा, और उसके पहले भी क्लाइव था। ठीक है, तो विद्यार्थियों ये था हमारा टॉपिक, यहाँ पे पूरा हो जाता है। कौन सा टॉपिक? द्वैत शासन का टॉपिक है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। नेक्स्ट में हम है वो जो गवर्नर जनरल हुए बंगाल के, उन पे हम है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।